सोचिए जरा, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ ना बोलने का आज़ादी हो, ना सवाल पूछने का हक और ना ही बराबरी करने का कोई कंसेप्ट हो। वहाँ रूल कौन करेगा और लोग कैसे जिएंगे? इसी सवाल से पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थ्योरी शुरू होती है। हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ प्रीति और आज हम पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, राजनीति को परिभाषित करें और राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और महत्व पर चर्चा करें। अब सोचो, एक गांव है, वहाँ पानी लिमिटेड आती है। अब सवाल ये है कि पानी का कंट्रोल किसके पास होगा? कौन डिसाइड करेगा कि कौन कितना पानी लेगा? जब डिसीज़न होता है, जब पावर यूज़ होती है, वहीं से हमारा पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल किसे बोलेंगे, राजनीति किसे कहेंगे? जहाँ पे शक्ति, राजनीतिक शक्ति के वितरण और प्रयोग की प्रक्रिया को ही हम कहेंगे राजनीति। अब हम एक काम करते हैं, मैं आपको राजनीति का एक बार डेफिनेशन बता देती हूँ। राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है जिसका मुख्य विषय राजनीति है। राजनीति मानव समाज में सत्ता, अधिकार तथा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित है। किसी भी समाज में संसाधन के वितरण, कानून निर्माण और शासक संचालन की प्रक्रिया राजनीति के अंतर्गत आती है। इसलिए राजनीति को समझे बिना समाज और राज्य को समझना संभव नहीं है। अब एरिस्टोटल ने भी क्या कहा है? मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राजनीति का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति है। ठीक है, वही हेरोल्ड लेसवेल ने कहा है कि राजनीति यह निर्धारित करती है कि कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है। ठीक है, इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि राजनीति सत्ता, शक्ति और संसाधन के वितरण से जुड़ी हुई है। अब हम राजनीतिक सिद्धांत के बारे में समझते हैं पहले। अब जैसे कि मान लीजिए, अब एक स्टूडेंट है, वो पूछता है कि सर, जो ये डिसीज़न हुआ, ये जैसे मान लो जो मैंने अभी पानी की स्टोरी बताई कि वहाँ पे पानी लिमिटेड आती है और किसको कितना पानी मिलेगा, कौन पानी देगा, किसके हाथ में ये डिस्ट्रीब्यूशन की चीज़ें होंगी। तो एक स्टूडेंट पूछता है कि सर, ये जो डिसीज़न हुआ है, क्या वो फेयर था? क्या सबके साथ जस्टिस हुआ है? क्या सबको जिसकी जितनी नीड थी उसके अकॉर्डिंग ही उसको पानी दिया गया है? तो यहीं से हमारा स्टार्ट हो जाता है पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो पावर को एक्सेप्ट नहीं करती है, बल्कि वो एक क्वेश्चन करती है कि जो भी ये चीज़ें हुई हैं, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पानी का, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि यहाँ पे जस्टिस हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर था कि नहीं। चलिए, अब हम राजनीतिक सिद्धांत की नेचर के बारे में पढ़ते हैं, उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। अब जब हम एक जस्टिस की बात करते हैं ना, कि यहाँ पे जस्टिस हुआ है कि नहीं, तो ये एक दार्शनिक हो जाता है, राजनीतिक सिद्धांत दार्शनिक हो जाता है। ठीक है, दार्शनिक यानी कि फिलोसफिकल। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, राजनीतिक सिद्धांत का आधार दर्शन और नैतिकता है। ये केवल तथ्यों का वर्णन नहीं करता, बल्कि नैतिक प्रश्नों पर विचार करता है। नैतिक, जैसे कि वहाँ पे जस्टिस हुआ है कि नहीं, फेयर हुआ है कि नहीं। ठीक है, और जब हम कहते हैं ऐसा होना चाहिए, यानी कि जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर ही होना चाहिए या न्याय संगत ही होना चाहिए, ये हो जाता है आदर्श पे आधारित, यानी कि नॉर्मेटिव हो जाता है ये। और जब हम लिबर्टी, इक्वलिटी पे डिस्कस करते हैं, तो ये हो जाता है वैल्यू बेस्ड, यानी कि ये मूल्यों का अध्ययन करता है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि मानवता प्रकृति है। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इस राजनीतिक सिद्धांत न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अधिकार जैसे मूल्यों का अध्ययन करता है। ये निर्धारित करता है कि आदर्श राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा नॉर्मेटिव का, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और ये सेकंड मैंने आपको बता दिया, दार्शनिक प्रकृति। और थर्ड पॉइंट, आलोचनात्मक प्रकृति। तो इसमें है राजनीतिक सिद्धांत विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं की आलोचना करता है तथा उनके
सुधार में सुझाव देता है। तो यही है कि जहाँ पे चीज़ें गलत चल रही होती है तो वहाँ पे वो सुधार करने की मांग करता है। व्यापक और गतिशील स्वरूप, ये हमारा 4 पॉइंट है। जब समय के साथ साथ राजनीतिक सिद्धांत का दायरा बढ़ा, आधुनिक काल में इसे नारीवाद, पर्यावरणवाद और वैश्विक न्याय जैसे विषय भी शामिल हुए। तो अब ये पॉइंट है राजनीतिक सिद्धांत का क्या क्या महत्व है। तो ये नागरिकों में राजनीतिक चेतना का विकास करता है, लोकतंत्र के मूल्यों को समझने में सहायता करता है, अधिकारों और कर्तव्यों की प्रति जागरूकता उत्पन्न करती है, और यह न्यायपूर्ण और समान समाज की स्थापना में मार्गदर्शन देता है और राजनीतिक संस्थाओं के मूल्यांकन का आधार प्रदान करता है। चलो अब एक मेरे को अब एक बात बताओ, अगर पॉलिटिकल थ्योरी ना होती तो लोग अनफेयर रूल को एक्सेप्ट कर लेते, कर ही लेते ऑफ कोर्स, अगर थ्योरी पॉलिटिकल थ्योरी ही नहीं होती, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन उठता है ना कि ये चीज़ें फेयर हैं या नहीं है, लोगों के साथ जस्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसी को हम पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी का मीनिंग यही होता है कि जो थिंकर्स होते हैं अपनी अपनी थ्योरी दे देते हैं, ठीक है, अपनी अपनी बात बोल देते हैं कि हाँ जी यहाँ पे ना ये होना चाहिए था, ठीक है, तो इसी को हम पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। तो वहाँ पे अगर मान लो पॉलिटिकल थ्योरी नहीं होती तो लोग क्या करते हैं, अनफेयर रूल को भी एक्सेप्ट कर लेते और डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की ही रह जाती। इसलिए इट मेक्स सिटीजन्स अवेयर और इट स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी। तो हमारा कंक्लूज़न यही होगा कि राजनीतिक सिद्धांत न्यायपूर्ण समाज के लिए आवश्यक है। अगर एक देश जहाँ पर राजनीति है तो वहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत जो है एक न्यायपूर्ण समाज बनाएगा। चलिए, तो हमारा अब क्वेश्चन नंबर 2 है, नारीवाद के अध्ययन के प्रमुख उपागम पर चर्चा। अब सोचिए, एक लड़की है, वो पढ़ना चाहती है, जॉब करना चाहती है, लेकिन सोसाइटी कहती है ये लड़कियों का काम नहीं है। यहीं से स्टार्ट हो जाता है नारीवाद, ठीक है, यहीं से क्या स्टार्ट हो जाता है हमारा फेमिनिज़म। तो नारीवाद या जो ये फेमिनिज़म है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल है, स्त्री पुरुष समानता की विचारधारा है। ये एक विचारधारा ही है ना नारीवाद, जहाँ पे ये स्त्री और पुरुष की समानता की बात करता है। अब वो समानता जो है वो राजनीतिक समानता होती है, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी अधिकार प्रदान करने की एक वकालत करती है, ठीक है। देखिए आपके आंसर में यहाँ पे लिखा है नारीवाद का अर्थ। नारीवाद का तात्पर्य उस विचारधारा से है जो महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और कानूनी अधिकार प्रदान करने की वकालत करती है। ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था की आलोचना करती है और लैंगिक समानता की स्थापना करती है, ठीक है। अब फेमिनिज़म के कुछ अप्रोचेस भी हैं। तो ये जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा है उदारवादी नारीवाद, लिबरल फेमिनिज़म। तो इसमें ये है कि नारीवाद, उदारवादी जो है ना, ये मानता है कि महिलाओं की पिछड़ी स्थिति का मुख्य कारण असमान कानूनी अधिकार और अवसरों की कमी है। यह शिक्षा, रोजगार और राजनीति में समान अवसरों की मांग करता है। इसका उद्देश्य मौजूदा व्यवस्था में सुधार करना, न कि उसे पूरा बदल देना। तो उदारवादी क्या कहता है, ये नहीं कहता है कि जो कानून बने हुए हैं उसको पूरा ही चेंज कर दो। ये कहता है कि जो कानून, क्योंकि महिलाएं जो है वो बहुत बहुत टाइम से असमानता से असमानता के जाल में घिरी हुई थी, ठीक है, और अभी भी बहुत सारी चीज़ों में जो महिलाएं हैं उनको उनके साथ असमानता होती है। तो उदारवादी कहते हैं कि कुछ कानून को चेंज करो, वहाँ पे सुधार करो। तो उदारवादी कहते हैं, जो लिबरल फेमिनिज़म होते हैं, वो कहते हैं कि जो लॉ है हमारे, वो चेंज कर दो, ठीक है, कुछ कहीं कहीं जो चेंज करने की आवश्यकता है वहाँ चेंज कर दो, और महिलाओं को एजुकेशन दो और उन्हें जॉब दे दो। तो ये ओवरऑल जो है ना वो कानूनी समानता पे ज़्यादा जोर देते हैं। फिर हमारा ये 2 पॉइंट है मार्क्सवादी नारीवाद। जो ये मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म है, ये बात करते हैं किसकी, आर्थिक संरचना की। इनका कहना है कि महिलाओं का शोषण का मेन कारण है आर्थिक संरचना और पूंजीवाद व्यवस्था। इनके अनुसार ये है कि महिलाओं का जो घरेलू श्रम है अवैतनिक होता है, यानी कि महिलाएं जो हैं वो घर में जो काम करती हैं
वो अवैतनिक होते हैं, यानी उनमें उन्हें सैलरी नहीं दी जाती, जिससे उनका शोषण होता है। और ये भी माना जाता है कि जब तक वर्ग व्यवस्था समाप्त नहीं होगी तब तक महिलाओं की मुक्ति संभव नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म जो है वो बोलती है कि प्रॉब्लम सोसाइटी नहीं है, प्रॉब्लम इकोनॉमिक सिस्टम है। तो आर्थिक शोषण को कारण मानता है ये, कि महिला का शोषण अगर हो रहा है तो उसका मेन जड़ है आर्थिक स्थिति। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा कट्टरपंथी नारीवाद। तो कट्टरपंथी नारीवाद पितृसत्ता को महिलाओं के दमन का मूल कारण मानता है। इनके अनुसार पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का दमन हर स्तर पर होता है। ठीक है। यह केवल कानून सुधार को पर्याप्त नहीं मानता, बल्कि सामाजिक संरचना में मूलभूत परिवर्तन की बात करता है। तो सिंपल सी लाइन है, पितृसत्ता जहाँ पे भी होगा वहाँ पे महिलाओं के साथ शोषण होगा ही। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा समाजवादी नारीवाद, यानी कि सोशलिस्ट फेमिनिज्म। तो सोशलिस्ट फेमिनिज्म में क्या होता है कि ये सिर्फ पैसा ही नहीं, ये पैट्रियार्की भी इसको एक प्रॉब्लम बताता है, पैट्रियार्की को, पितृसत्ता को। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्या बता रहे हैं, एक पूंजीवाद प्लस पितृसत्ता दोनों को जिम्मेदार मान रहा है। यानी कि कहाँ पे ये है, समाजवादी नारीवाद मार्क्सवादी और कट्टरपंथी नारीवाद दोनों के विचारों को मिलाकर देखता है। ठीक है। ये मानता है कि महिलाओं का शोषण वर्ग और लिंग दोनों के कारण होता है, इसीलिए महिलाओं की मुक्ति के लिए आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर परिवर्तन आवश्यक है। लास्ट पॉइंट है हमारा उत्तर आधुनिक नारीवाद, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। तो ये बोलता है कि सभी औरत का एक्सपीरियंस अलग अलग है ना। सभी महिलाओं के अनुभव जो हैं वो अलग अलग हैं। ये महिलाओं की पहचान की विविधता को स्वीकारता है, यानी कि ये एक सॉल्यूशन सब पर लागू नहीं है। ठीक है। ये सार्वभौमिक नारी अनुभव की धारणा को अस्वीकार करता है। तो नारीवाद के जो उपागम हैं वो महिलाओं की समस्याओं को अलग अलग ढंग से समझाते हैं। यहाँ पे नारीवाद का महत्व है, आप वो देख लीजिएगा एक बार। हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है, अधिकार को परिभाषित कीजिए और अधिकारों की विभिन्न पीढ़ियों पर चर्चा कीजिए तथा उनके महत्व को स्पष्ट कीजिए। अब सोचो, तुमसे कहा जाए तुम बोल नहीं सकते, तुम स्कूल नहीं जा सकते, तुम क्लीन एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते, या तुम अपनी लाइफ प्रॉपरली जी पाओगे? ऑफ कोर्स हम नहीं जी पाएंगे ऐसे। इसलिए राइट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा राइट्स का? अधिकार व्यक्ति की वैध दावे होते हैं, है ना। तो अधिकार वे न्याय संगत और वैध दावे हैं जिन्हें समाज और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। अब इसमें लास्की के अनुसार क्या कहा गया है, अधिकार वे परिस्थितियाँ हैं जिनके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। इस प्रकार अधिकार व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों को निर्धारित करती है। अब हम अगर बात करें जनरेशन्स ऑफ राइट्स, ठीक है, तो जो प्रथम पीढ़ी के जो अधिकार है, या जो प्रथम जनरेशन थी, उन्होंने क्या कहा कि हमें जीवन का अधिकार चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए, अभिव्यक्ति यानी वोट का अधिकार, स्वतंत्रता चाहिए और समानता का अधिकार चाहिए। इनका उद्देश्य क्या था? राज्य की शक्ति को सीमित करना। द्वितीय पीढ़ी के लोग ने क्या कहा? इनका रिलेट था आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार से। ठीक है। इसमें है शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, रोजगार का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। वैसे थर्ड जनरेशन में आ जाएगा विकास का अधिकार, शांति का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। ठीक है। तो ये तीन जनरेशन हैं। ये अधिकार वैश्विक और आधुनिक समस्याओं से जुड़े हुए हैं। आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए, थर्ड जनरेशन में ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि थर्ड जनरेशन मतलब आज के लोग क्या कहते हैं, सिर्फ मैं नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इन्वायरमेंट, पीस, डेवलपमेंट, ये सामूहिक अधिकार की बात करते हैं। ठीक है। और ये जो सेकेंड जनरेशन है, ये बोलते थे कि फ्रीडम के साथ फैसिलिटीज़ भी हमें चाहिए, जैसे एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हो गई, हेल्थ की हो गई, वर्क की हो गई, यानी कि सामाजिक आर्थिक अधिकार की बात करते हैं। और जो फर्स्ट जनरेशन के थे वो सिर्फ
इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते थे, ठीक है, जैसे कि बस हम फ्रीडम होने चाहिए। तो इसमें स्पीच हो जाएगा, स्पीच की फ्रीडम होनी चाहिए, वोट की होनी चाहिए, लाइफ की, मतलब कि एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट जनरेशन वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, सेकंड जनरेशन सामाजिक आर्थिक की बात करते हैं, एंड थर्ड जनरेशन है वो सामूहिक अधिकार की बात करते हैं। आज हमने जो भी पढ़ा, फेमिनिज्म, राइट्स के बारे में पढ़ा, ये सब कंसेप्ट हमें ये सिखाते हैं कि सोसाइटी का सिस्टम कैसे काम करता है और हम उस सिस्टम में अपनी जगह कैसे पहचानें, ठीक है। अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे तो आंसर लिखना कोई मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इन क्वेश्चंस की मैं PDF सेंड कर दूँगी 1-2 दिन में, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं, उनके भी क्वेश्चंस की मैं वीडियो बहुत जल्द बनाने वाली हूँ। तो और आपको क्या करना होगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आंसर में पॉइंट्स की हेडिंग में जो आंसर है वो हेडिंग में लिखना, ठीक है, हेडिंग बना बना के, और ये कंक्लूजन के साथ फिनिश करना है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है।